नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच एक और युद्ध की संभावना पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो गई है। ये युद्ध जो होने वाला है या जिसकी संभावना उठ खड़ी हुई है वो है चीन और ताइवान के बीच। ताइवान और चीन के बीच जो दोनों देशों के बीच जो तल्ख टिप्पणियां चल रही हैं, तल्ख रिश्ते जो उनके चल रहे हैं, वो आजकल अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बने हुए हैं। और हाल ही में कल अमेरिकी संसद की प्रेसिडेंट नैन्सी पेलोसी ने जो ताइवान का दौरा किया, उसके बाद चीन और ज़्यादा भड़क गया है। तो वरुण जी, जो चीन और ताइवान के रिश्तों को लेकर उसमें बीच में जो अमेरिका भी कूद पड़ा है, उसके बाद जो एक ट्रायंगल बना है, उससे क्या मैं पहले ही एक युद्ध की महंगाई की आग में जल रही दुनिया के सामने एक और युद्ध की संभावना खड़ी हो गई है? क्या हम ये देख रहे हैं कि चीन और ताइवान के बीच भी रूस यूक्रेन जैसा युद्ध हो सकता है? क्या ये युद्ध होगा? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये युद्ध होगा, क्योंकि लगातार हम ये देखते आए हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच बहुत लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की जो आर्थिक दुष्परिणाम हैं वो हमने देखे यूरोप पर, हमने देखे क्रूड पर, हमने देखे नेचुरल गैस पर, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की एक आहट सुनाई देने लगी। अब ऐसे में क्या पूरी दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी। और जो युद्ध की आशंका जिसकी बार बार बात कही जा रही है कि ताइवान और चीन के बीच एक युद्ध हो सकता है, अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करेगा और ऐसे में उन दोनों के बीच में युद्ध होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्योंकि अमेरिका ये ज़रूर चाहेगा कि साउथ चाइना सी में उसका प्रभुत्व हो। अमेरिका ये ज़रूर चाहेगा कि ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बनाए। लेकिन जब बात आमने सामने की लड़ाई की होगी तो मुझे नहीं लगता कि दोनों ही देश, चाहे वो चीन हो चाहे वो अमेरिका हो, दोनों ही देश एक और युद्ध चाहेंगे, जबकि पूरी दुनिया एक युद्ध की विभीषिका को ऑलरेडी झेल रही है। मतलब परिस्थितियां लगभग अगर हम देखें रूस और यूक्रेन की और चीन और ताइवान की लगभग एक जैसी हैं। वहाँ यूक्रेन भी कह रहा है कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन रूस उसको अपना हिस्सा मानता है और इसीलिए वो उसको वापस अपने अंदर खींचने के लिए युद्ध कर रहा है। वहीं अगर हम चीन और ताइवान को देखें तो चीन भी कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उसको वापस चीन पॉलिसी के तहत उसको लाना चाहता है, जबकि ताइवान का कहना है कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र है और वो अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए लड़ रहा है। और जो अमेरिका की भूमिका है वो दोनों ही जगह लगभग सेम है। तो इसकी जो विवाद, अगर हम विवाद की बात करें, चीन और ताइवान का जो विवाद है वो कितना पुराना है और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, अगर हम ये थोड़ा सा जान सकें तो फिर स्थितियां समझने में और आसानी हो। देखिए, बहुत सीधी साधी कहानी है अभिषेक, और इसको कम शब्दों में मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि जो चीन है, चीन में शासन था नेशनलिस्ट पार्टी का, और उस ज़माने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ये जस्ट बाद की बात है, नेशनलिस्ट पार्टी का चीन में शासन था और चीन में कम्युनिस्ट शासन नहीं था। लेकिन चीन में अचानक कम्युनिस्ट शासन आया जिसको नेतृत्व कर रहे थे माओ त्से तुंग, और उस पार्टी ने बीजिंग पर कब्जा किया, चाइना पर कब्जा किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक पूरा एक देश निर्माण किया गया। उनका नारा था कि हम विकास देंगे, जो काम हमारी पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई हैं हम उन कामों को करेंगे, और ये तमाम वायदे करके लोगों से वो सत्ता में आए, उन्होंने सत्ता हासिल की। जैसे ही उन्होंने सत्ता हासिल की तो जो वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी के जो लोग थे जो हार गए कम्युनिस्ट पार्टी के, वो सारे के सारे लोग देश को छोड़ दिया उन लोगों ने, और वो कहाँ चले गए? ताइवान चले गए। और ऐसे लोगों की जो आज की तारीख में वहाँ आबादी है वो करीब करीब मानी जाती है 15%। यानी कि नेशनलिस्ट पार्टी के वो लोग और चीन के वो लोग जो नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो लोग वो चीन छोड़ के ताइवान में जाके रहने लगे। तो इसलिए इस तरह ताइवान एक अलग देश बन गया। तो वहाँ आज की तारीख में ताइवान में 3 तरीके की मोटे तौर पर आबादी रहती है। पहली वो आबादी जो मूलतः ताइवान की है, दूसरी वो आबादी जो चीन से ताइवान में पहुंची, और तीसरी वो आबादी जो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ताइवान में काम करती है। बिल्कुल अलग अलग हिस्सों से वो वहां पहुंचे और वहां अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ताइवान क्या ये चाहता है कि मैं
चीन के साथ जाऊं या नहीं चाहता है। तो ताइवान के लोगों का, मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही हैं, ताइवान के लोगों का ये मानना है कि वो एक संप्रभु राष्ट्र हैं। ताइवान के लोगों की ये सोच है कि हम एक अलग देश हैं। वहीं चीन की ये सोच है कि ये हमारा ही हिस्सा है, ये हमसे अलग नहीं है। और वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ये चाहता है कि वो ताइवान पर अधिकार कर ले। पिछले करीब 1 साल से चीन ने अपनी इस पॉलिसी को, शी जिनपिंग ने भी कहा इस बात को, और हमने ये देखा कि चीन के क्रियाकलापों में भी तेजी आई। और वहां पे लगातार जो चीन की मूवमेंट हुई है पिछले दिनों, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि चीन की ये इच्छा है कि वो ताइवान के ऊपर किसी तरीके से कब्जा कर ले। अब ये कब्जा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो एक देखने वाली बात होगी, वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। चलिए, ये तो बात हो गई इनके विवाद की, लेकिन इसमें यूएस की क्या भूमिका है? यूएस क्यों इतनी ज्यादा रुचि ले रहा है ताइवान और चीन के बीच, मतलब जो रिश्ते हैं उनको? देखिए, चीन, जो ताइवान की लोकेशन है, हमें वो समझनी पड़ेगी कि जो चीन का दक्षिणी हिस्सा है उससे करीब 100 मील की दूरी पर बीच समंदर में ताइवान स्थित है। ताइवान चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है, वो एक द्वीप है, और उसकी जो लोकेशन है वो उस तरीके की है जो किसी भी देश के लिए आइडल हो सकती है, खासतौर पर अमेरिका जैसा देश जो ये चाहता है कि चीन भी अपनी सरहद के भीतर रहे, चीन कभी भी अमेरिका के ऊपर हावी होने की कोशिश न करे। ऐसी स्थिति में अमेरिका ये चाहता है कि वो ताइवान को सपोर्ट करे। अगर अमेरिका को सपोर्ट करने वाली सरकार ताइवान में होती है तो निसंदेह न केवल जो रणनीतिक मार्ग है उसमें भी अमेरिका को फायदा होगा, व्यापारिक मार्ग है उसमें भी अमेरिका को फायदा होगा, और जो साउथ चाइना सी की जो पॉलिसी है चीन की, उसमें भी अमेरिका चीन को रोके रखने में उसकी सरहद में कामयाब हो जाएगा। इसलिए वो ताइवान को सपोर्ट करता अमेरिका हमें दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर अभिषेक ये भी है इसके आर्थिक पहलुओं का। मतलब ये तो बात हो गई एक स्ट्रेटेजिकली, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड का रास्ता है वो भी ताइवान से होकर ही गुजरता है। एशिया से जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है यूरोप और अमेरिका के लिए, वो ताइवान ही उसका प्रमुख केंद्र है। तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंस है, और इसलिए शायद चीन और अमेरिका दोनों ही इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि उनका कब्जा ताइवान पे रहे या ताइवान उनके सपोर्ट में रहे। तो ये तो हो गई युद्ध और विवाद की बात। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है, तो अगर ये युद्ध होता है तो इसका हम आर्थिक परिणाम पूरी दुनिया पर किस तरह देखेंगे, और इसका मतलब अगर हम विशेषकर भारत की बात करें तो इसका हम पर और आप पर इसका कितना और कैसे असर होगा? देखिए, बहुत मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं कि ताइवान के अंदर जितना भी सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप्स हैं, वो बनाए जाते हैं। जो हमारे फ़ोन में चिप्स का इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, हमारे वाहनों में इस्तेमाल होता है, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, चाहे वो टीवी की हम बात करें या कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें, लैपटॉप की बात करें, टैबलेट की बात करें, जितने भी ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसमें जो चिप्स लगते हैं, सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो 90% मैं कहूँ कि वो ताइवान में ही बनाए जाते हैं। ताइवान की एक कंपनी है वन मेजर जो अकेले ही पूरी दुनिया का करीब 60% चिप्स का उत्पादन करती है। तो ऐसी जो तमाम कंपनियां हैं वो ताइवान में हैं। ताइवान इसका पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा निर्यातक है। और भारत जैसे जो विकासशील देश हैं जिनकी ताइवान से दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, चीन से दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर मोबाइल का एक बहुत बड़ा मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत बड़ा मार्केट है, और अभी हम 5G की आहट बिल्कुल देख ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ताइवान स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे जिस तरह वो काम करता है उस तरीके से करता रहे, और वहाँ पर जो उत्पादन है वो प्रभावित ना हो। अगर युद्ध की स्थिति बनती है और उत्पादन प्रभावित होता है, तो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी, जिसका असर हमारे यहाँ गाड़ियों पर दिखाई दिया था। हमें ये देखने को मिला था कि हमारे यहाँ जो वेटिंग पीरियड है गाड़ियों का वो बहुत ज़्यादा हो गया था, 6-6 महीने वेटिंग पीरियड हो गया था। स्मार्टफोन हमारे यहाँ पर मिलने अचानक से बंद हो गए थे, या उनको भी वेटिंग पीरियड उनको भी लगने लगा था। तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरीके का संकट पैदा हो। $100 अरब का बाजार है चिप का, सेमीकंडक्टर का, पूरी दुनिया का, और ये पूरा का पूरा जो बाजार है अधिकतर ये
केंद्रित है ताइवान में, और अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो यकीनन ये ताइवान और चीन के बीच का युद्ध नहीं होगा, ये दो महाशक्तियों के बीच का युद्ध होगा, अमेरिका और चीन के बीच का युद्ध होगा, और यकीनन पूरी दुनिया एक ऐसा युद्ध नहीं देखना चाहेगी। चलिए उम्मीद करते हैं युद्ध ना हो, क्योंकि जितना डिजिटलीकरण हो रहा है और पूरी डिजिटल दुनिया हो रही है उसमें सेमीकंडक्टर की भूमिका हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सेमीकंडक्टर नहीं होंगे तो ये जो डिजिटल दुनिया है ये पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगी या एक तरह से रुक जाएगी। तो इस दुनिया को, डिजिटल दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध ना हो। मतलब दुनिया एक और युद्ध अभी झेलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही महंगाई की आग में जल रहे हैं। और ऐसी ही जानकारी भरी खबरें देखने के लिए आप हमारे मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है, और आप हमें यूट्यूब पे मनी9 के रूप में तो फॉलो कर ही रहे हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेशल किसी विषय पर कुछ स्पेशल जानकारी जानना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम उनकी आपको उसका जवाब और उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।